क्या पढ़ रहे थे हम लोग बताइए। क्या पढ़ रहे थे बोलिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतना देर करेगा बताने में। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा रहा है ना। पढ़ा रहा है सर। घर का बोर्ड अच्छा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सारा कंसेप्ट हम लगभग क्लियर कर दिए थे। आज उसके एक चार्ट बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें यस दो सर। चीज बताए थे। अकाउंट कितने तरह का बताए थे। करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ये बताया था। करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है। करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है बोलिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना। मतलब विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स किसको बोलेंगे। दृश्य वस्तु, दृश्य वस्तु ना। दृश्य वस्तु मतलब किसको बोलेंगे हम लोग। वैसे वस्तु जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। जितने भी तरह का वस्तु एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात होता है, उन सभी वस्तुओं की संख्या, ठीक है। तो इस क्लियर हो गया। दूसरा क्या बताए थे। सर्विसेज, सर्विसेज इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स मतलब अदृश्य वस्तु, मतलब सेवा में जिसमें क्या क्या आएगा उसमें बताइए। क्या क्या बताए थे बोलो। बैंकिंग, हॉस्पिटल और बैंकिंग, इंश्योरेंस। हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म, है ना, शिपिंग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये सारा चीज क्या है, इनविजिबल गुड्स है। इसको हम लोग फिर कॉस्ट देख नहीं वगैरह। सकते हैं। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन विदेश से आयात भी करते हैं और देश के बाहर निर्यात भी करते हैं। हो गया। उसके बाद एक तो बताए थे यूनिलेटरल, एक पक्षीय भुगतान बताए थे ना। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल आइटम्स ये क्या होता है। ये क्या होता है बताइए। नहीं पता सर। नहीं पता। जैसे विदेश से कहीं गिफ्ट दिया जाता है या विदेश को गिफ्ट दिया जाता है, विदेश से आता है, हाँ, जिसको जिसके बदले में उसको भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसको दे दिया जाता है, मतलब एक पक्षीय भुगतान। जैसे मान लेते हैं कि हमारे देश के लोग विदेश में रहते हैं, वो लोग अपने परिवार को भेज रहे हैं, तो क्या होगा, एक पक्षीय भुगतान होगा ना। या हमारे देश में विदेशी लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ काम करते हैं, जो इनकम करते हैं उसको भेजते हैं अपने देश, उसको दूसरा नाम रेमिटेंसेस भी बोलते हैं। नन NRI को जो भेजते हैं, NRI नॉन रेसिडेंशियल इनकम इंडियन, वो लोग जो जहां से आता है और जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल में रखते हैं, एक पक्षीय भुगतान। एक ही पक्ष से जाता है, दूसरी तरफ से नहीं आता है। कोई दिक्कत। इतना तो उसने भी कराए थे हम लोग, लिख लिए होंगे आप लोग पहले ही। बेटा इसको यस सर, मिटा दीजिए।
उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है? कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? एसेट्स का निर्माण होगा या एसेट्स का ह्रास होगा। ठीक है, मतलब कैपिटल ट्रांसफर। इसमें क्या क्या आएगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन क्या है अभी बताएंगे। दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तीसरा लोन। चौथा, फोर्थ में बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इतने सारा चीज को हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके संबंध में कुछ जानकारी है कि नहीं? पहले इसको लिखिए फिर बताते हैं कर करके। लिखे सर। हो गया? यस यस सर। सर, लिख लिए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई एक कंपनी है जो मतलब एक नया क्या बोलते नया इंडस्ट्री खड़ा हो रहा है, मान लिया जाए इंडस्ट्री। ठीक है, अब इस इंडस्ट्री को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कैपिटल सर। चाहिए। एक इसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? पहला तो होगा कि जो व्यक्ति इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है, जो भी व्यक्ति इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है उसका खुद का कुछ पूंजी होगा कि नहीं? सेल्फ कैपिटल होगा। यस सर। मतलब दूसरा होगा, हो सके मतलब अकेला नहीं कर रहा है, दो चार आदमी मिलकर कर रहे हैं, तो इसी स्थिति में पार्टनरशिप होगा। पार्टनरशिप। ठीक है। तीसरा होता है बैंक लोन। बैंक लोन। ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपने देश के अंदर में व्यवस्था हो गया। ठीक है, इससे भी अगर पूरा नहीं होता है इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, तब क्या करता है? पब्लिक ऑफर देता है। पब्लिक ऑफर मतलब बॉन्ड जारी करता है, शेयर जारी करता है और उस शेयर को बेचता है। उससे लोग क्या करते हैं? पैसा वहां जमा करते हैं, जिससे इसका पूंजी खड़ा होता है। तो इसके बाद भी अगर नहीं पूरा होता है तब इंडस्ट्री में क्या होता है? विदेश से लोग लोन लेते हैं। विदेश से लोन लेते हैं, ये हो सकता है। ये इंडस्ट्री खड़ा करने का ये हो गया। दूसरी बात है, अगर विदेशी लोग हमारे यहाँ आके इंडस्ट्री खड़ा करें या भारत के लोग विदेश में जाके इंडस्ट्री खड़ा करें, तो वैसी स्थिति में अगर विदेशी लोग आते हैं तो क्या करते हैं? पूंजी लेके आते हैं, मतलब कैपिटल। इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए डायरेक्ट पूंजी लेके आएंगे और वहां से क्या करेंगे? यहाँ की जमीन को लेंगे, उसके बाद वहां इंडस्ट्री खड़ा करेंगे तो डायरेक्ट वहां से पूंजी लाएंगे। तो पूंजी के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आता है। क्या आता है? टेक्नोलॉजी भी आता है। ठीक है, तो हमारे देश के लोग विदेश में जाएंगे तो कैपिटल लेके जाएंगे, वहां इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, या विदेशी लोग हमारे यहाँ आएंगे और वहां से इंडस्ट्री खड़ा करेंगे। तो अगर यहाँ विदेशी लोग मतलब इसका जो शेयर है पब्लिक को जो ऑफर किया हुआ है, तो डायरेक्ट अगर इंडस्ट्री में लोग पूंजी लगा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? मतलब विदेशी लोग हमारे यहाँ आके कोई इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, मान लेते हैं कार फैक्ट्री खोल रहे हैं। ठीक है, मारुति सुजुकी मान लीजिए, मारुति है। मारुति कहाँ की कंपनी है? मारुति कंपनी भारत का है कि नहीं है? तो विदेशी कंपनी है, कहाँ की कंपनी हम भी नहीं जानते हैं। तो विदेशी लोग आके मारुति, हाँ मारुति सर। हाँ, मारुति कार है ना। यस सर, मारुति इंडिया का और सुजुकी इंडिया का नहीं है। अच्छा, सुजुकी विदेश का है ना।
तो सुजुकी कंपनी यहाँ आया और कहा कि इंडस्ट्री खड़ा है, मतलब डायरेक्ट कोई उत्पादन कार्य में पूंजी लगाना ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और जब यहाँ से जो पब्लिक क्या किया है, यहाँ शेयर जारी किया है और यहाँ पब्लिक को जो ऑफर दिया है, यहाँ पे इसको फौरन लिख देते हैं। अगर विदेशी लोग यहाँ लोन ले रहे हैं, मतलब विदेश से लोन आ रहा है या विदेशी लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट उत्पादन कार्य में ले रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं तो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और यदि यहाँ के जो शेयर है, शेयर को लोग खरीदते हैं, तो शेयर जब विदेशी लोग खरीदेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दूसरे नंबर में लिखे थे ना। तो यहाँ का शेयर विदेशी लोग खरीदते हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यहाँ के लोग विदेश में जाकर शेयर खरीदते हैं तो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यहाँ से जब जा रहा है तो आउटफ्लो, आ रहा है तो इनफ्लो। जहां इनफ्लो होगा उसी को हम बोलेंगे यहाँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और डायरेक्ट उत्पादन कार्य में लगा रहे हैं या डायरेक्ट यहाँ इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर यही चीज विदेशी लोग आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर फिर से एक बार बताइए ना। कहाँ पे? सर ये पोर्टफोलियो फिर से बताइए ना एक बार। मतलब देखो, एक इंडस्ट्री खड़ा हो गया है ना, मतलब भारत में इंडस्ट्री खड़ा करना है। अब इंडस्ट्री खड़ा करना है तो उसको पूंजी चाहिए ना, तो पूंजी कहाँ से आएगा? यस सर। पहला है कि जो व्यक्ति इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है उसके पास अपना खुद का पूंजी होगा ना। यस सर। दूसरी बात है कि अगर पार्टनरशिप में होगा, दो चार आदमी मिलकर कर रहा है, तो इसी स्थिति में क्या करेगा? पार्टनरशिप का पूंजी होगा ना। अच्छा, यस सर। ये दोनों में पूरा नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। यस सर। लेगा। इसके बाद भी पूरा नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्री मालिक क्या करता है? अपना शेयर जारी करता है। शेयर जारी करता है मतलब यहाँ जितना पूंजी लगा, मान लिया जाए यहाँ 10 करोड़ रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है? 10 करोड़ रुपया लग रहा है। और शेयर, पार्टनरशिप और बैंक लोन इतना भी मान लिया जाए 6 करोड़ रुपया का व्यवस्था हो गया। क्लियर है? बाकी कितना बचा? 4 करोड़। 4 करोड़ बचा ना। यस सर। अभी 4 करोड़ में से क्या होगा? वो लोग पब्लिक को ऑफर करेगा कि आप जो पूंजी लगाइएगा, मान लेते कोई 5,000 लगाएगा, कोई 20,000 लगाएगा, कोई 50,000 लगाएगा, शेयर खरीदता है ना। शेयर बाजार का नाम सुनिए ना। यस जहां सर। शेयर, तो उसका जो शेयर खरीदता है और शेयर मार्केट से शेयर खरीदता है तो उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर डायरेक्ट इंडस्ट्री को कैपिटल दे रहा है, मतलब यहाँ से IPO पहली बार देता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO अगर खरीदता है तो वैसी हालत में वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। लेकिन शेयर बाजार से एक बार शेयर जारी कर दिया, फिर वो शेयर क्या होता है, अगर सेंसेक्स में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब जो भी शेयर बाजार है वहां अगर एक कंपनी का लिस्टिंग है, जैसे सुजुकी कंपनी, तो उसका अगर लिस्टिंग है यहाँ, और उस शेयर बाजार से अगर कोई आदमी शेयर खरीदता है, वहां पूंजी लगाता है विदेशी लोग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? यस सर। विदेशी लोग जब हमारे यहाँ का शेयर खरीदते हैं, वहां पूंजी लगाते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और डायरेक्ट उत्पादन कार्य में लगाएंगे, उत्पादन को खड़ा करने में सपोर्ट करेंगे और पैसा लगाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, विदेशी लोग हैं तो FDI। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया तो अब आप समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर जितना भी आउटफ्लो है, मतलब बाहर जा रहा है, इसके लिए 2 भाग होता है। इसका जो संरचना तैयार होगा, स्ट्रक्चर जो तैयार होगा, वो स्ट्रक्चर किससे तैयार होता है? मिटाए? यस सर, मिटा दीजिए। आप यहाँ क्या करेंगे? इसको 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग। एक इधर
ठीक है। जो क्रेडिट है, क्रेडिट साइड होगा, तो बाएं साइड क्रेडिट होता है, इधर होता है डेबिट। ठीक है। तो क्रेडिट में जो आएगा पहला तो होगा क्या, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, यहां भी करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। ठीक है, ये नंबर इसको डाल देते हैं। इसका पहला जाएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब जब वस्तुओं का हम लोग विदेश में निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आज जब विदेश से हम लोग आयात कर रहे हैं वस्तु, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, तो विदेश में हम लोग का मुद्रा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। तो जिसको हम भुगतान करते हैं उसको डेबिट पक्ष में रखते हैं, और जो हमारे यहाँ पेमेंट आता है, रिसिप्ट होता है, उसको क्रेडिट साइड में रखते हैं। मतलब क्रेडिट मतलब रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स, और डेबिट मतलब पेमेंट्स। पेमेंट्स। समझ में आया? यस सर। आप लोग का Yes, सबका sir. बैंक में, आपका सबका बैंक में अकाउंट होगा। बैंक के अकाउंट अगर अपडेट कराए होंगे और सामने होगा तब निकाल के देख सकते हैं। जब आपके अकाउंट में पैसा अगर आता है कहीं से तो वहाँ क्रेडिट लिखता है, और जब आप वहां से पैसा निकालते हैं तो वहां पर डेबिट लिखता है, और लास्ट में लिखता है बैलेंस, बैलेंस अमाउंट लिखता है कि नहीं? यस सर। लिखता है सर। हाँ, लिखता है। इधर हो जाएगा आपका बैलेंस, यहाँ हो जाएगा बैलेंस। समझ में आया? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब वस्तु का आयात और निर्यात होता है, मतलब वस्तु का निर्यात करते हैं, वस्तु का आयात करते हैं, जितना का हम निर्यात किए और जितना का आयात किए, वो दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इसी को हम बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन। समझ में आया? व्यापार संतुलन किसको बोलेंगे? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दोनों के बीच का अंतर। दूसरी बात है, करेंट अकाउंट में हम लोग आता है सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या आएगा? जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, विदेशी लोग हमारे यहाँ आते हैं और जैसे ताजमहल देखने के लिए आ गए, कोई एजुकेशन के ख्याल से आ गए, कोई हेल्थ के ख्याल से आ गए, या यहाँ कोई पढ़ने लिखने आ गए, कोई कहीं घूमने आ गए। ठीक है, तो वो इसी स्थिति में उन लोगों को हम लोग सर्विस देते हैं, और जब सर्विस देते हैं तो उसके बदले में लोग क्या करता है, पेमेंट करता है कि नहीं? करता है सर। करता है। तो इसका मतलब है कि वहां से जब पेमेंट किया तो हमारे यहाँ आया वो पैसा, तब उसको हम लोग रखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। विदेशी लोग को सेवा किए, उसके बदले में हमको मिला। दूसरी बात है, जब विदेशी यहाँ के लोग भी विदेश जाते हैं, चाहे कोई एजुकेशन के लिए जाए, कोई हेल्थ के लिए जाए, कोई घूमने के ख्याल से जाए, कोई वहां रहने के ख्याल से जाए, चाहे जिस तरह से जाके वहां सेवा करेगा, है ना, बैंकिंग सर्विस हो गया, मतलब विदेशी बैंक हमारे यहाँ है। सर आपका या आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर, और वीडियो भी कट हो जा रहा है। क्या किया जाए, लाइन का खराबी है तो? नो सर, आपका आवाज आ रहा है तो उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, उसके यहाँ नेटवर्क खराब होगा, तब हम क्या करें बोलो? हाँ सर, उसी का आवाज अच्छा नहीं आ रहा है। तो मतलब जब विदेशी लोग को यहाँ से सर्विस देते हैं और उसके बदले में जो भुगतान मिलता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। उसी तरह से यहाँ के लोग जाते हैं विदेश, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, मतलब यहाँ के लोग विदेश गए, उसके बदले में सर्विस लिए, कहीं वहां की गाड़ी में चढ़े, वहां के ट्रेन में चढ़े, वहां के प्लेन में चढ़े, ठीक है, वहां जाके एजुकेशन ले रहे हैं, वहां जाके अपना स्वास्थ्य सुधार कर रहे हैं, या घूमने गए हैं, खेलने गए हैं, कुछ भी करने के लिए गए हैं विदेश, और वहां से जब आप सर्विस ले रहे हैं उसके बदले में क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा देश का मुद्रा विदेश जा रहा है।
क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, क्लियर अगर हो गया तो अब समझ में आएगा सब चीज। उसके बाद एक बताया एक पक्षीय भुगतान में मतलब एक क्या इंग्लिश स्पेलिंग क्या है? यूनिलेटरल रिसीप्ट्स मतलब विदेश से जो आया एक पक्षीय भुगतान, जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, यहाँ कभी कोई समस्या आ गया, मान लेते हैं अभी कोरोना काल में ही हो सके विदेशी लोग यहाँ कुछ कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे, सहायता कर रहे होंगे ना, यानी विदेशी ग्रांट्स जो सपोर्ट मिल रहा है सो जिसके बदले में उसको हमको कुछ देना नहीं है, तो इसे को बोलते हैं हम लोग एक पक्षीय भुगतान। उसी तरह से भारत क्या करेगा, विदेश को करता है, गिफ्ट करता है या कुछ सहयोग करता है, उसके बदले में उसको कुछ मिलता नहीं है लेकिन उसको देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल रिसीव पेमेंट्स ठीक ना, मतलब विदेश को दिया जा रहा है, एक पक्षीय भुगतान किया जा रहा है। ये हो गया हम लोग का चालू खाता में। दूसरा है कैपिटल अकाउंट में क्या बताया, कैपिटल अकाउंट का नाम क्या बताया बताइए? यहां हो जाएगा विदेशी लोग आए हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ विदेश भी जा रहा है वहां, ये हो जाएगा हम लोग का रिसीट्स। यहां हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी लोग, यहाँ के लोग जाकर विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां हो जाएगा पेमेंट्स ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और भारत के लोग जो है विदेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिसीप्ट्स दे देते हैं। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है सर, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दिखा? नो सर, बस पोर्टफोलियो दिख रहा है, उससे नीचे नहीं दिख रहा है। तो पोर्टफोलियो के बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, चलो थोड़ा ऊपर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी पोर्टफोलियो होगा तो मतलब विदेशी कंपनी जो शेयर जारी किया है उसको यहाँ से लोग खरीदे हैं, यहाँ हो जाएगा, इधर लिखेंगे रिसीप्ट्स, इधर लिखेंगे पेमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पेमेंट मतलब यहाँ से लिखिए। इस तरह से हम लोग का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ये दोनों मिला के मतलब जितना विदेश से आया और जितना विदेश में गया, क्लियर है। इसके अलावा जो बताए थे भूल चूक, ट्रायल एंड एरर, तो लास्ट में देखेंगे कि जहां जितना यहाँ कमी हुआ या वृद्धि हुआ, दोनों का कुछ ना कुछ कमी हो जाता है या कहीं भुला जाते हैं, तो वैसी हालत में उसको अंत में लिख दिया जाता है एक लाइन में कि भाई इतना का हिसाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ इतना आया उतना गया। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से जो चार्ट बनाए और इसी का जो हिसाब किताब किए, सिस्टमेटिक ढंग से इसका रिकॉर्ड रखे, उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हुआ? यस सर। सर एक बार पूरा समझा दीजिए सर। कहाँ नहीं समझा कि? और एक बार रिवीजन करा दीजिए ना इसको, यही चार्ट को। इस चार्ट के पहले सबका नाम लिए थे। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या बताया, एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किसी वित्तीय वर्ष में जितने भी लेन देन होता है, आर्थिक लेन देन होता है, उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड या लेखा जोखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन बोलते हैं। एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ क्या करते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में संपूर्ण आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा कहें मतलब
रिकॉर्ड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भुगतान संतुलन कहेंगे। आप यहाँ पर जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं करेंट अकाउंट, दूसरा को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या बोलते हैं, बी नंबर में कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल लिखना था भुला गया, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक कैपिटल अकाउंट, पहला हो गया करेंट अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हो गया ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब भूल चूक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी तरह का वस्तु है देश के अंदर से बाहर जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब वस्तुओं का निर्यात। जब वस्तु का निर्यात कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब विदेशों से हम लोग जो वस्तु का आयात करते हैं उसके बदले में हमको भुगतान करना पड़ता है, इसीलिए इसको कहाँ रखे हैं, डेबिट साइड में रखे हैं, यानी इसके बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत बोलो? नो सर। बोलो। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सर्विस का भी निर्यात करते हैं। तो सर्विस का निर्यात किसे करते हैं, जैसे विदेशी लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ का सर्विस लिए आपका हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, है ना, जितने भी तरह आपका कानूनी व्यवस्था में, कोर्ट में, तो सब जगह जहां भी हम लोग सर्विस दिए विदेशी लोग को, उसके बदले वो लोग काट के हमारे यहाँ भुगतान किया, पेमेंट किया ना। तो हम लोग रिसीव किए मतलब उसको प्राप्त किए, इसीलिए उसको रखे क्रेडिट साइड में। ठीक उसी तरह से हमारे देश के लोग विदेश जाते हैं और वहां के सर्विस को लेते हैं, जैसे वहां जाके एजुकेशन ले रहे हैं, वहां जाके हेल्थ का सुविधा ले रहे हैं, वहां जाके ट्रांसपोर्ट का सुविधा ले रहे हैं, विदेश में जाके कुछ किसी भी तरह का सर्विस ले रहे हैं, तो उसके बदले में यहाँ के लोग वहां भुगतान पेमेंट करेंगे कि नहीं, बोलिए? करेंगे पेमेंट सर। करेंगे। तो चूंकि यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं मतलब हमारा देश का मुद्रा विदेश जा रहा है, इसीलिए उसको रखे डेबिट साइड, मतलब हमारे देश से बाहर निकल गया वो पैसा, ठीक है। फिर एक यूनिलेटरल। यूनिलेटरल क्या होता है, एक पक्षीय भुगतान। एक पक्षीय भुगतान हो सके विदेशी लोग हमारे देश को कोई गिफ्ट कर दे या कुछ ऐसा स्थिति आवे उसमें विदेशी लोग यहाँ देश को सपोर्ट करे, सहायता करे, उसके बदले में उसको कुछ लेना नहीं है, तो यूनिलेटरल हो गया, एक पक्षीय भुगतान हो गया, इसके बदले में आपको कुछ देना ही नहीं। उसी तरह से हमारा देश विदेश में कुछ ना कुछ सहयोग करते रहता है, जैसे नेपाल को सहयोग किया, हाँ, उधर श्रीलंका को सहयोग किया, मलेशिया को सहायता किया, और उसके बदले में वो कुछ लेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको एक पक्षीय भुगतान हम लोग, चूंकि हमारा देश से बाहर चला गया वो, इसीलिए इसको डेबिट साइड में रखें, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपका कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में किसको रखते हैं हम लोग, जहां पूंजी में का एक तो निर्माण होगा या पूंजी का ह्रास होगा। तो पूंजी का निर्माण कब होगा, जब हमारे यहाँ विदेशी पूंजी आएगा और वहां से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट होगा, उत्पादन कार्य में इन्वेस्ट होगा, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ लोगों का इनकम बढ़ेगा, वस्तु का मांग बढ़ेगा। इस तरह से मतलब विदेशी पूंजी आएगा तो हमारे यहाँ पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है। और यहाँ से जब पूंजी जा रहा है तो पूंजी का यहाँ से ह्रास हो रहा है, लेकिन यहाँ निर्माण होगा, समझ में रहना। तो एक तरफ से क्या होगा, जहां पूंजी का ये द्विपक्षीय भुगतान है, मतलब इसके बदले में लोग ले जाएंगे, जो भी यहाँ एफडीआई किए हैं विदेशी लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेंगे, अपने लाभ के लिए करेंगे। जब उस लाभ के ख्याल से जब यहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में क्या मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। तो ये हो गया आपको, जब उत्पादन कार्य में डायरेक्ट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट किए हैं हमारे देश में वस्तुओं के या सेवाओं के उत्पादन के लिए। विदेशी लोग हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट खोले हैं कि नहीं, स्कूल कॉलेज, विदेशी कॉलेज है कि नहीं हमारे यहाँ? विदेशी लोग हमारे यहाँ के स्कूल कॉलेज सब खोले होंगे कि नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी? कुछ नहीं बोलिएगा। यस सर। हाँ, तो वो लोग क्या किया, डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है ना कमाने के लिए। उसी तरह से यहाँ की कंपनी जो है, वहाँ के जो शेयर है, उस शेयर को अगर लोग खरीदते हैं और पूंजी लगाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
उसी तरह से विदेश में जाके यहाँ के लोग शेयर खरीदते हैं और पूंजी लगाते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन विदेश जा रहा है इसीलिए उसको डेबिट साइड में रखें, और जो बाहर से आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में रखेंगे। क्लियर है? और लास्ट में होता है इतना होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाता है तो उसको अंत में किया जाता है। तो इसका जब पूरी तरह से जब लेखा जोखा हम लोग तैयार करते हैं, जितना आता है और जितना जाता है वो दोनों को जब एक साथ उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखते हैं तो बैलेंस क्या होता है? वो बैलेंस रहता है, हमेशा बराबर होगा दोनों साइड। जितना क्रेडिट है उतना ही का डेबिट भी होगा, जैसे बैंक में। और उसके बाद बैलेंस देखेंगे तो यहाँ कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेड बैलेंस है ना, ये अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। जितना का आप निर्यात किए, हो सके उसे ज्यादा का आप आयात करते हैं या उसे कम का भी आयात कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह के केवल वस्तु का आयात और निर्यात होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। अगर आयात हम ज्यादा किए तो बोलेंगे प्रतिकूल व्यापार शेष, और आयात कम किए निर्यात ज्यादा किए तो उसको बोलते हैं अनुकूल व्यापार शेष। और दोनों बराबर हो जाता है तो बोलेंगे उसको संतुलित व्यापार शेष। मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसको टू जीरो हो जाए। इतना उतार लिए हैं आप लोग? यस सर। देखिए ये जो है, अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर बराबर जीरो हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको? बोलिए बैलेंस। सर बैलेंस्ड है। बैलेंस ट्रेड मतलब संतुलित है। अगर एक्सपोर्ट अधिक हो जाए इंपोर्ट से तब क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनुकूल व्यापार शेष। अनुकूल व्यापार शेष। ठीक ना? तो दिक्कत। और अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से तब क्या होगा? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कैसे लिखा लगता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब प्रतिकूल व्यापार शेष। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिकूल व्यापार शेष। समझ में आया? आया कि नहीं? यस सर। हाँ, एक आगे- चीज ध्यान में रखिए। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड का बात करेंगे ना तो डेबिट पक्ष को बाएं रखते हैं, क्रेडिट पक्ष को दाहिना साइड रखते हैं। ठीक है? लेकिन जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात करेंगे उस समय क्रेडिट सब बाएं रहेगा, डेबिट सब दाहिने रहेगा। ये याद रखिएगा इसको। हाँ, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड का देखेंगे ना तो इधर होगा डेबिट। डेबिट डेबिट मतलब जो गया, और इधर होगा क्रेडिट। क्रेडिट। लेकिन भुगतान संतुलन की जब बात करते हैं तो क्रेडिट इधर होता है, डेबिट इधर होता है। अभी जो लिखे थे हम, इसको याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में। कोई दिक्कत? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है। आप एक बात बता दें कि ध्यान रखिएगा, ट्रेड साइकिल मतलब ट्रेड जो होता है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा बैलेंस रहता है। ये हमेशा बैलेंस रहेगा। क्यों? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों? अगर करेंट अकाउंट में कहीं लॉस हो तो कैपिटल अकाउंट से उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लिया जाए, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम छोटा। आपको घर से मिला खर्च करने के लिए 5,000 रुपया। ठीक है? समझ लीजिए कि आपका
रिसिप्ट है, रिसिप्ट है, 5,000 रुपया मिला और आपको खर्च करना है, पेमेंट्स करना है, पेमेंट्स करना है, तो आपको 5,000 रुपया ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए जितना आप पेमेंट्स कर रहे हैं रिसिप्ट के तुलना में ज्यादा हो रहा है, 5,000 रुपया आपको हिसाब से लिए लेकिन खर्चा हो गया आपका 5,500 रुपया, 5,500 रुपया इतना खर्च हो जा रहा है। तो 500 रुपया का हो गया, 500 रुपया तो अनबैलेंस हो गया ना, वो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो 5,500 रुपया जब बैलेंस हो गया तो 500 रुपया क्या करते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, तो जिससे उधार लिए वो रिसिप्ट में आ जाएगा 500 रुपया। क्लियर है? और अंत में दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5,500 यहाँ भी हो गया, 5,500 यहाँ भी हो गया, 5,500 यहाँ भी हो गया। क्लियर है? अब इसको बाद में आपको वापस करना पड़ेगा, इसीलिए इसको रखे कैपिटल अकाउंट में और ये हो गया करेंट अकाउंट में। इसको आपको वापस नहीं करना है क्योंकि घर से आपको मिल गया खर्च करने के लिए स्पेशल ना। और 500 रुपया क्या किए, खर्चा हो गया आपको 5,500 रुपया, तो 500 रुपया क्या किए, कहीं से आप उधार लिए यानी कैपिटल अकाउंट में आ गया ये, इसको हमको वापस करना है। तो आपका रिसिप्ट कितना हो गया, टोटल 5,000 रुपया घर से मिला, 500 रुपया कहीं से उधार ले लिया, तो टोटल हो गया 5,500। और पेमेंट्स में क्या किए, 5,000 खर्चा किए, अलग से 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसको हम कर दें, तो 500 एक्स्ट्रा चाहिए तो 500 रुपया 500 ही हो गया, ये भी रिसिप्ट में रखे, इसे भी खर्चा में रख दिया। तो इसीलिए ये जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होगा, बैलेंस रहेगा। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। और क्या पूछना है पूछिए आप। अब नया टॉपिक अभी आज नहीं बताएंगे, अगला दिन बताएंगे।